प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं शास्त्री प्रथम खंड अनिवार्य द्वितीय पत्र हिंदी में गोदान, जिनके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं, जो कल मैं चौथा परिच्छेद तक चर्चा कर चुका हूँ और पांचवें परिच्छेद का चर्चा करने जा रहा हूँ। निर्मला के परिचायक जीवन की पहली झलक इस परिच्छेद में देखने को मिलती है। अपनी से 2.5 गुनी अवस्था को पार जो स्वाभाविक अतृप्त निर्मला की है, उनके अतिरिक्त भी कई समस्याएं उसके सामने हैं। तोताराम का सारा व्यवहार कृत्रिम और धोया है, जिसके युवती पत्नी के हृदय को गुदगुदाने की जरा भी क्षमता नहीं। नौनद रुक्मिणी का वार्तालाप शंकायुक्त और कटाक्षपूर्ण कपटपूर्ण है। परिवार में नव विवाहिता वधू का कुछ दिन बड़ा आदर सत्कार और लाड़ प्यार होता है, परंतु दहेज के अभाव के कारण निर्मला जिस घर में पहुंचती है, वहाँ ननद को उसकी भली भांति कोई बात पसंद नहीं। उसका उठना बैठना, हंसना बोलना, कामकाज सभी उसे बुरा लगता है। सौतेली माँ समझकर वह तीनों बच्चियों को भी अपने पास नहीं जाने देती है, अर्थात मानो उनके पास, सौतेली माँ के पास नहीं जाने देती है। इन दृश्य से पता लग जाता है कि निर्मला के संकटपूर्ण जीवन का प्रारंभ किस विकट परिस्थिति में होता है। परिच्छेद के अंत में निर्मला का जो कर्तव्य मार्ग सूझता है, उस पर किस प्रकार चलेगी वह हम जानने को उत्सुक हो जाते हैं। और 40 को पार करने वाले मुंशी तोताराम की वासना और मनोवृत्ति का लेखक ने अच्छा परिचय दिया है। दाम्पत्य विज्ञान की किताबी नुक्सों से वे युवती पत्नी का हृदय हराना और उपहारों के रूप में अपने प्रगाढ़ प्रणय का सबल प्रयास प्रमाण देकर अपने प्रेम का प्रत्युत्तर चाहते हैं। यही 5वां परिच्छेद का सारांश है। अब हम 6ठे परिच्छेद की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। हास्य की योजना से युक्त दृश्य, जिसमें रंगीलेपन का स्वांग रचकर व्यवहार कुशल मुंशी तोताराम अपने को जवान सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। दाम्पत्य शास्त्र के सारे मंत्रों की परीक्षा करके भी सफल मनोरथ होने का या होने पर यही एक उपाय उनके मित्र नैन सुख ने उसने समझाया। जो आदमी मूंग की दाल और मोटे आटे के टुकड़े फुलके खाकर भी नमक सुलेमानी का मुहताज हो, उसके मुंह से अपने जमामर्दी के नित्य नए प्रसंग सुनाकर निर्मला बात बात में उसका चुटकियां लेती है, उनका मजाक उड़ाती है। पाठक को भी अब निर्मला की तरह मुंशी के इस पागलपन पर दया आने लगती है। परिच्छेद के अंत में लेखक ने नकली और असली जवामर्दों का अंतर भी प्रत्यक्ष रूप से दिखा दिया है। फिर भी मुंशी जी तपस्या सफल होती है और आदर्श हिंदू युवती निर्मला उनके मन की भाव समझकर उसकी प्रसन्नता के लिए अपने को मिटा देने का निश्चय कर लेती है। पति के प्रति
उनके व्यवहार का नया रूप और मुंशी जी पर उनका परिणाम जानने को पाठक उत्सुक हो जाते हैं। और इसके बाद हम 7वां परिच्छेद की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। निर्मला के सामने जीवन की सबसे भयानक समस्या यह आती है कि पति के रंग ढंग से उसका आंतरिक अभिलाषा का अनुमान करके जब वह सोचती है, मेरे लिए जीवन में कोई आनंद नहीं है, उनका स्वप्न देखकर क्यों इस जीवन को नष्ट करूं? संसार के सब प्राणी सुख सेज पर ही नहीं सोते, मैं भी उन्हीं अभागों में हूँ और मन में अपने को कर्तव्य की अर्थात कर्तव्य पर मिट देने की कर्तव्य पर मिटा देने की निश्चय कर लेती है, तब भी उसके शांत नहीं मिलती। निर्मला की अवस्था ही अपने पुत्र मानसाराम को एक दिन विमाता से उनको अपने सामने ही खुलकर बातें करते देख मुंशी तोताराम के हृदय में एक नई शंका जन्म लेती है कि इन दोनों में कहीं अनुचित प्रेम तो नहीं हो जा रहा है। शंका के रंग का चश्मा आंख पर चढ़ाकर निर्मला के प्रत्येक व्यवहार को अपने रंग का ही बना देता है और पति के प्रसन्नता के लिए अपनी समस्त कामनाओं का निष्ठुरतापूर्वक कुचल कर अपने को मिटाकर भी हंसने वाली निर्मला के रहन सहन में परिवर्तन का कारण मुंशी तोताराम कुत्सित प्रेम की इस भावना का ही परिणाम समझते हैं। अपनी शंका की शांति का उपाय मुंशी जी ने पुत्र मानसाराम को बोर्डिंग अर्थात हॉस्टल भेजना सोचता है। रुक्मिणी इस सूचना से जब तक व्यंग बाणों से निर्मला की छाती छेदकर घाव पर नमक छिड़का करती है, कथा का विकास इस परिच्छेद में नई दिशा की ओर होता है। अभागिनी निर्मला के अशांति और दुखी जीवन की विडंबना इसके अंतर है और वही बढ़ जाती है। अब दिन रात उसे रोते ही बीतते हैं। मुंशी परिवार के सभी प्राणियों को मनोवृत्ति और नई दिशाएं में कथा प्रवाह के बढ़ने का परिणाम जानने को हम उत्सुक हैं। के बाद ये तो हम 7वें परिच्छेद पर अभी चर्चा कर रहे थे। अब हम 8 की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि मानसाराम के चरित्र की विशेषताओं का परिचय दृश्य अर्थात परिचायक दृश्य विमाता के प्रति उसे श्रद्धा थी, परंतु पिता ने उसकी ओर से पुत्रों का मन फेरने के लिए झूठा कलंक लगाकर कहा, उसी ने तुम्हारे चरित्रहीन होने को शिकायत मुझसे की है। अपने आचरण पर इस प्रकार दोष लगाया जाना मानसाराम को चुभता है। उससे कहीं ज्यादा दुखी विमाता के व्यवहार को कपटपूर्ण जानकर उसे होता है। अंत में वो घर छोड़कर निश्चय कर बोर्डिंग चला जाता है। मुंशी जी की यद्यपि इस प्रकार इच्छा पूर्ण हो जाता है, परंतु रुक्मिणी ने मानसाराम के इस कीर्ति को जो व्याख्या की है वह समझ
लोकी वह स्कूल नहीं जा रहा है, वनवास ले जा रहा है और लौटकर फिर घर नहीं आवेंगे। बात उसके दिल पर पत्थर की लकीर हो जाती है। उल्टे इस होनहार युवक के प्रति हमारी सहानुभूति बढ़ जाती है और इस पर साथ ही उसके जीवन के लिए हम चिंतित हो जाते हैं। निर्मला की विश्वास और मानसिक व्यथा का बड़ा मार्मिक चित्र लेखक ने यहाँ खींचा है। सत्य ही उनकी दशा और पंखहीन पंछी सी हो रही है, जो सर्प को अपनी ओर बढ़ते देखकर उड़ाना चाहता है पर उड़ नहीं सकता, छलता है और गिर पड़ता है। यही 8वां परिच्छेद का सारांश मैं कर चुका हूँ संक्षेप में। इससे आगे मैं फिर अगले दिन करूँगा। धन्यवाद।